हाय एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी। ये लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले हम लोग 13 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से हम लोगों ने टैक्स अवॉइडेंस वाला टॉपिक जो है ये कवर कर लिया था अच्छे से। ठीक है, इसमें हम लोगों ने टैक्स अवॉइडेंस के बारे में समझा था, कौन-कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके जो कंपनीज़ हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं वो टैक्स की चोरी करते हैं, बेसिकली टैक्स को अवॉइड करते हैं बेसिकली। ठीक है, आज हम लोग टैक्स इवेजन कोशिश करेंगे पढ़ें, और मैंने लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ना वो बता दिया था। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डबल टैक्सेशन वाला जो था ये भी कर लिया था, अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देन हम लोगों ने इसके बाद एक टॉपिक किया था जिसका नाम था जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, यानी कि जो भी इंसान टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है उससे गवर्नमेंट कैसे निपटती है। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट को अगर समझ में आ जाता है कि ये इंसान ना टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है किसी भी एक्स वाई जेड तरीके से, तो गवर्नमेंट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है, भले ही वो चीज लीगल हो। समझ में आ गया? तो ये है आपका जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो इसमें क्या था ना, इसमें अगर आप किसी भी एक्स वाई जेड मेथड का यूज कर रहे हो टैक्स को अवॉइड करने के लिए, उन सभी मेथड्स को गवर्नमेंट आपका इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, सभी मेथड्स को। ठीक है, आज हम इसी का थोड़ा एक सिमिलर टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। जिसका मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक, यानी कि एक दो टेक्निक्स है। अगर कोई इन टेक्निक्स का यूज करके टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। जो आप लोगों ने गार वाला पढ़ा था, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, वही है सेम ये सार। बट इसमें क्या डिफरेंस है, जो आपका गार था ना वो जितने भी आप टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हो किसी भी तरीके से सबको कवर करता था। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक तरीके ही हैं, अगर उन तरीकों का इस्तेमाल करके आप लोग टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हो तो फिर उन मेथड्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग सार और गार और सार के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं। फिर इसके बाद मेन टॉपिक है आपका टैक्स इवेजन, ये डिस्कस करेंगे। फिर टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन के बीच का बेसिक डिफरेंस, एंड देन लास्टली इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, होपफुली ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है टैक्स को लेके, इसके बाद टैक्स हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सार स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स, कहने का क्या मतलब है, ये वो कुछ रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट उन मेथड्स को इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए, जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए। समझ में आ गया? लेकिन ये ना आपके सभी टैक्स मतलब जितने भी आपके टैक्स को अवॉइड करने के तरीके होते हैं ना, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये अप्लाई होता है स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे। किस पे अप्लाई होता है? स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे जो इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये केस स्पेसिफिक होता है, यानी कि टैक्स को अवॉइड करने की अगर कोशिश की जा रही है, इस केस में इतना अमाउंट है, मतलब इस एक्स वाई जेड अमाउंट है, और इस एक्स वाई जेड यानी कि नए तरीके से टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। अभी वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके में सार का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके की फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो ये नैरो है एंड टारगेटेड है, यानी कि सभी टैक्स लॉस को कवर नहीं करता, सभी केसेस को कवर नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक केसेस को ये हैंडल करता है। ठीक है, एप्लीकेबल होता है प्री डिफाइंड सिचुएशंस पे, यानी कि जो इसमें बता रखा होगा कि इतने करोड़ से ऊपर होगा या फिर इस मेथड का इस्तेमाल करके टैक्स अवॉइड किया जा रहा होगा, तो सार आपका एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? तो वो है। इसके बाद ये इनकम टैक्स एक्ट का ही पार्ट है, और इसमें डीटीटीए के प्रोविजंस को ओवररूल किया जाता है। जैसे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट हमारा मॉरिशस के साथ साइन कर रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन काफी कंपनीज है जो मॉरिशस के थ्रू इंडिया में आती हैं, तो ऐसे केसेस में देखा जाए तो वो लीगल है, वो आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो शेल कंपनीज हैं, थोड़ा लीगल लूपहोल्स का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में गार जो था वो आपका डीटीटीए को ओवररूल कर जाता था। तो सिमिलरली यहाँ भी डीटीटीए को ये जो है ये ओवररूल कर जाता है। ईज़ी है, इम्प्लीमेंट करने में स्कोप काफ़ी क्लियर है, और लेस डिस्क्रिशनरी है गार से। अब गार क्या है? गार तो भाई अपनी डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को थोड़ा-सा भी भनक लगा, थोड़ा-सा भी इधर-उधर का शक हुआ तो गवर्नमेंट बोल सकती है नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते टैक्स अवॉइड। उसके लिए गवर्नमेंट को ना जस्टिफिकेशन भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गवर्नमेंट ने क्यों इस चीज़ को मना किया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो, सबसे पहले है ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये की कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले 2 लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में सार एप्लीकेबल है। अगर आप प्रॉफिट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो लो टैक्स कंट्री में, देन। इसके बाद है थिन कैपिटलाइजेशन के केस में ये एप्लीकेबल है। फिर डिविडेंड स्ट्रिपिंग। अब डिविडेंड स्ट्रिपिंग आप लोगों के लिए थोड़ा-सा नया टॉपिक होगा। डिविडेंड अपने आप में एक नया टॉपिक है। आई प्रॉमिस मैं जहाँ इस टॉपिक को कवर करूँगी ना आगे आने वाले लेक्चर्स में डिविडेंड को,
को, वहाँ मैं आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाऊँगी। अभी समझ लो ऐसा कि टैक्स को अवॉइड करने का तरीका है ये, ठीक है? तो जिस अगर इस तरीके से टैक्स को अवॉइड किया जा रहा है, तो फिर ये आपका सार जो है एप्लीकेबल होगा। देन बोनस स्ट्रिपिंग जहाँ पे होगा, वहाँ पे आपका सार एप्लीकेबल होगा। तो बोनस स्ट्रिपिंग क्या होता है? बोनस स्ट्रिपिंग ये होता है, जैसे कंपनीज़ होती है ना, जैसे मेरा किसी कंपनी में शेयर है, ठीक है? 5% 10%, जैसे मान लो मेरा किसमें शेयर, माने जियो में मेरा शेयर है, ठीक है? 10% का। अब मैं शेयर होल्डर हूँ, तो मैं भी अपनी कुछ टिप्पणी दूँगी ना, वो लोग जो डे टू डे लाइफ में काम करते होंगे, जो भी चीज़ें होंगी। अब मैंने कुछ आइडिया, कुछ प्रपोज़ल ऐसा दे दिया जिससे जियो को बहुत प्रॉफ़िट हो गया। तो जियो ने बोला, "अरे! तुम्हारे चक्कर में मेरा जो शेयर था वो और बढ़ गया है, मतलब मेरे को और बहुत प्रॉफ़िट हुआ है, तो तुम्हारा 10% हिस्सा था, मैं तुम्हें 12% हिस्सा देता हूँ।" तो वो जो 2% था ना, वो उसने मुझे बोनस दिया है, उसके बदले मुझे उसे पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि एज़ अ बोनस उसने मुझे दे दिया है 2% और, ठीक है? तो वो होता है आपका बोनस शेयर। तो बोनस ट्रिपिंग क्या होता है? बोनस शेयर्स मिलने के बाद ना, जो ओरिजिनल शेयर्स होते हैं ना, उनको लॉस दिखाकर बेच देना ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके। बेसिकली ये बोल देना कि ये जो दिया मुझे बोनस में है वो शेयर, ठीक है? लेकिन ऐसा बोल देना कि अरे ये हमें लॉस हो गया तो हमें बेचना पड़ा ये शेयर। तो इस तरीके से भी कुछ-कुछ टेक्निक्स हैं जो कंपनीज़ इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको मेंस के लिए बता रही हूँ कि मेंस में आपको ये कुछ-कुछ लिख के आ जाना है, ताकि अगर सार का कुछ टॉपिक आए तो आपके पास इनफ कंटेंट हो लिखने के लिए, ठीक है? नाउ इसके बाद सेक्शन 40 ए ये जो है ये अलाउ डिसअलाउ करता है, मतलब इसी एक्ट का ये सेक्शन 40 ए 2 का पार्ट बी डिसअलाउ करता है एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज, यानी कि कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं ना, जिन पे गवर्नमेंट को ऑलरेडी थोड़ा सस्पेक्ट रहता ही है, तो उनके खाते में अगर इतने पैसे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। इसके बाद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस टीसीएस करता है, तो उस केस में फिर आपका लिमिटेड ऑफ लिमिटेशंस ऑफ बेनिफिट्स क्लॉज इन डीटीटीए, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कुछ-कुछ कंट्रीज़ के थ्रू हमें दिखते हैं कि अरे टैक्स अवॉइड किए जाने की कोशिश हो रही है, तो वहाँ पे हम ना उन कंपनीज़ में कुछ-कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं। तो ये था आपका, ठीक है? अब सार ज़रूरी क्यों है? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे पास गार ऑलरेडी है, ठीक है? अब गार होता क्या है ना, कई बार अब बहुत सारी कंपनीज़ डे टू डे लाइफ में फंक्शन कर रही है, लेकिन उनमें ना कुछ-कुछ एक्सेप्शंस हमें मिल जाते हैं कि बहुत भयंकर चोरी हो रही है, लेकिन उन पे अर्जेंट काम करना ज़रूरी है। समझ में आ गया? अब क्योंकि इतने सारे केसेस चल रहे हैं डेली गवर्नमेंट देख रही है, फिर गवर्नमेंट को इक्का-दुक्का केस दिख जाते हैं जो उनको अलग से ही देखना है, मतलब इन पे अर्जेंटली काम चाहिए, तो उस केस में आपका सार आ जाता है काम में। समझ में आ गया? स्पेसिफिक वाला। कि पहले इनको हैंडल करो, ये इस तरीके से हो रहा है, इन इस तरीके से टैक्स की चोरी हो रही है जो अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे। तो वही ये एड्रेस करता है लूप होल को टैक्स लॉज़ में, थोड़ा ईज़ी है गार के कंपैरिज़न में, गार थोड़ा वाइडर है, ये थोड़ा नैरोअर है। रिड्यूस करता है इवेज़न, इवेज़न का मतलब होता है टैक्स चोरी, तो टैक्स चोरी नहीं होती है इससे। प्रोटेक्ट करता है टैक्स बेस को और प्रोवाइड करता है क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये कुछ आपके मेन स्टडी पॉइंट्स हैं, आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। आप गार और सार के बीच का अगर डिफरेंस देखें, तो स्कोप गार का बहुत ब्रॉड है, सभी तरीके के टैक्स को कवर करता है। ये स्पेसिफिकली अगर कोई इस मेथड से टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, उसको कवर करता है। इसका पर्पस क्या है? अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस को कम करना। ये क्या करता है? टैक्स अब्यूज को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो होने वाला है टैक्स अब्यूज बहुत भयंकर तरीके से, तो उस चीज को कम करने का ये काम करता है। एप्लीकेशन केस बाय केस एनालिसिस किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। अरे अच्छा, इस मेथड से किया जा रहा है, जैसे इनमें से थिन कैपिटलाइज़ेशन से किया जा रहा है, तो आप सार एप्लीकेबल करो और इसको रोक दो इस ट्रांज़ैक्शन को। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से होता है। ये कहाँ आ गए हम? हाँ, फिर इसके बाद हाँ, डिस्क्रिशन ये काफ़ी हाई होता है, इसका लो होता है। थ्रेशोल्ड अगर 3 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स बेनिफिट जा रहा है, इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, गवर्नमेंट को थोड़ा-सा भी सस्पेक्ट हुआ कि इस मेथड से हो रहा है ये काम, तो गवर्नमेंट रोक लेगी, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल है ट्रीटी शॉपिंग ब्लॉक्स, इसका एग्ज़ाम्पल है ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया या एलओबी क्लॉज़ हो गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है? अब सार जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहले कोशिश की जाती है, कोई-कोई जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इन मेथड्स का अगर इस्तेमाल गवर्नमेंट को दिख जाता है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि पहले सार का एप्लीकेबल करके इस चीज़ को बंद किया जाए। फिर आपका सार स्पेसिफिकली नहीं हुआ, देन जाके गार जो है इज़ अ बैकअप ऑप्शन। गवर्नमेंट को लगता है कि देखो, सार गवर्नमेंट ने देख लिया ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू आपका टैक्स अवॉइड किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट सार एप्लीकेबल करती है। नहीं भई, अब सार में गवर्नमेंट एक्सप्लेन तो करेगी नहीं ना, कोई लॉ नहीं है। सार इज़ लाइक गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसके थ्रू टैक्स अवॉइड हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पार्टी को बोलती है नहीं। तो वो पार्टी अपने प्रूफ दिखाएगी कि नहीं, हम टैक्स अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हम एक्स वाई जेड तरीके से पूरा टैक्स भरेंगे। और गवर्नमेंट को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है। फिर फाइनली जब गवर्नमेंट को लगता है कि सारे प्रूफ हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का अंदर होता है ना कि नहीं, टैक्स अवॉइड हो रहा है,
तो गवर्नमेंट फिर जाके सार ना अप्लाई करके गार नहीं भई अब आप ना इस कर ही नहीं सकते हो। जनरल एंटी लॉ है ये, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है ये, आप इसके थ्रू आप नहीं कर सकते हो आप क्योंकि हमें आप पे शक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये काम होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। अब इसके बाद है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स अवॉइडेंस था लीगल। लीगल था मतलब कोई लूप होल है, आप उसका इस्तेमाल करके टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। ये है हमारा टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब है कि ये ना आप इल्लीगल है, आप लॉ तोड़ रहे हो आप। समझ में आ रहा है? तो कोई लॉ ब्रेक करके आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड टैक्स इवेजन। इल्लीगल है, डेलिब्रेट तरीके से आप लोग ऐसा करते हो ताकि आपको हाई टैक्सेस ना भरना पड़े। हो सकता है आप अपनी इनकम हाइड कर रहे हो या कुछ फ़ॉल्स अकाउंट्स आप शो कर रहे हो और या फिर जो टैक्स लॉ है उनको आप लोग वॉयलेट कर रहे हो। तो इन मेथड्स का इस्तेमाल करके टैक्स इवेजन किया जाता है। जैसे सबसे पहला इसमें अंडर रिपोर्टिंग इनकम। इसका मतलब ये है कि आप अपनी फुल इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है? जो इल्लीगल है, आप या तो आपकी जो ज़्यादा 5 लाख आप कमा रहे हो फॉर एग्जांपल आप 2.5 लाख दिखा रहे हो, तो अपनी फुल इनकम रिवील नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो एक तो ये है। एक है ब्लैक मनी ट्रांज़ैक्शन, दूसरा क्या है कि आप ना जो आपके पास पैसा है उसमें आपने टैक्स पहले भर नहीं रखा है, तो वो ब्लैक मनी हो गया आपके पास, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो रखा है, तो ये है ब्लैक मनी ट्रांज़ैक्शंस। तीसरा आपके आपके पास फेक इनवॉइसेज़ हैं, जिनका इस्तेमाल करते हो आप ये दिखाने के लिए कि आपको कंपनी में लॉस हो रहा है लेकिन एक्चुअली में वो फेक इनवॉइस है तो वो आप दिखा सकते हो फेक परचेज बिल वगैरह क्रिएट कर सकते हो हाई एक्सपेंस दिखा दोगे कि हमारी कंपनी में इतनी बड़ी मशीन आई है ठीक है लेकिन वो मशीन कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है ठीक है तो वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है तो आपने वो फेक दिखाया है बिल तो दैट इज कॉल्ड आपका इलीगल तरीका इसके बाद है स्मगलिंग या अनडिस्क्लोज एसेट है हवाला ट्रांजेक्शन है बेनामी ट्रांजेक्शन है नॉट फाइलिंग टैक्स रिटर्न आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रखे तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके आप लोग टैक्स को इवेड करने की कोशिश करते हो, टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हो। हवाला ट्रांज़ैक्शन ना आपका एक इल्लीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें आप पैसे बिना बैंक के सिर्फ ट्रस्ट जो है ट्रस्टी और कोर्ट सिस्टम उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ताकि टैक्स और लॉस से बचा जा सके। समझ में आ गया? बेसिकली सीक्रेट तरीके से इल्लीगल मनी ट्रांसफर करना विदाउट बैंकिंग सिस्टम, विदाउट बैंक को इन्वॉल्व किए, ठीक है? दूसरा आपका बेनामी ट्रांज़ैक्शन का मतलब होता है आपका प्रॉपर्टी या एसेट किसी और के नाम पर दिखाना लेकिन पैसा कोई और कमा रहा है, समझ में आ रहा है? इसका पर्पस ये होता है कि आप अपने ब्लैक मनी को छुपा लो या इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ को हाइड करो जिससे आपको टैक्स ना भरना पड़े। प्रॉपर्टी आपकी है बट आपने किसी और के नाम से ले रखी है, ये बहुत होता है, मैं बताऊँ क्यों? तो होता क्या है ना हमारे इंडिया में कुछ ऐसा लॉ है कि अगर कोई बिज़नेस वुमेन एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं वर्सेस कोई बिज़नेस अगर मेन एंटरप्रेन्योर चला रहे हैं, तो होता है कि गवर्नमेंट ना कुछ वुमेन्स को कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसे उनको वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को पुश करने के लिए कम टैक्स लेना ऐसी चीजें गवर्नमेंट करती है टाइम टू टाइम तो अब होता क्या है ज्यादातर बिजनेस मेल्स चला रहे होते हैं लेकिन उन्होंने उनको रजिस्टर्ड बिजनेस को अपनी वाइफ के नाम पे या अपनी मदर के नाम पे या अपनी सिस्टर के नाम पे करा रखा होता है तो ये आपका क्या कहते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन जैसा ही हुआ कि आपने चला तो वो रही हैं चला तो आप रहे हो लेकिन नाम पे उनके है सिमिलरली काफी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फीमेल्स के नाम पे होती हैं लेकिन एक्चुअली में मेल ओनर्स होते हैं या किसी और के नाम पे होती हैं जिनका ओनर वो नहीं होता है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये किया जाता है। तो ये कुछ आपके तरीके थे टैक्स इवेजन के। अब आपको इनके नाम पता होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन से मेथड हैं टैक्स इवेजन के, तो ये सातों नाम जो हैं ऊपर, ये आपको पता होने चाहिए। समझ में आ गया? इसके बाद है व्हाई टैक्स इवेजन हैपेंस टैक्स इवेजन क्यों होता है, बताओ मुझे? तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स रेट हो सकता है, कैश डोमिनेटेड इकोनॉमी हो सकती है, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। इन 3 रीज़न्स की वजह से हम लोगों को टैक्स इवेजन देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि या तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई है या तो हमारी जो इकोनॉमी है ना वो कैश डोमिनेटेड है। कैश डोमिनेटेड मतलब ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शंस जो है वो कैश के थ्रू हो रहे हैं। जैसे आजकल तो हम लोग यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बट जहाँ सिर्फ़ कैश में ट्रांज़ैक्शन होता है ना तो वहाँ पे टैक्स इवेजन हो सकता है। तीसरा आपका लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि लोगों को नॉलेज नहीं है बैंक्स के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में, तो इस केस में आपका टैक्स इवेजन हो सकता है। तो ये तो थे आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये आप मेंस में लिख के आ सकते हो। दूसरे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स वीक एनफोर्समेंट है, अथॉरिटीज़ के पास उतनी पावर नहीं है, उतना कमांड नहीं है, करप्शन है टैक्स डिपार्टमेंट्स में या कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा टैक्स सिस्टम, तो इस वजह से भी हम लोगों को टैक्स इवेजन देखने को मिलता है। तीसरा आपका सोशल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स, तो लो टैक्स मोराल हो गया, पुअर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, हैबिट ऑफ कैश डीलिंग्स, तो ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जो सोशली हैं लोगों के अंदर, जिस वजह से लोग टैक्स नहीं भरते हैं। तो ये आप ना मेंस में लिख के आ सकते हो, काफ़ी ईज़ी रहेगा और आप एक-एक लाइन में हो सकता है इसको एक्सप्लेन भी कर दो। सो दिस इज़ गुड फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है? इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के बीच का बेसिक डिफरेंस हमको समझना है। सबसे पहले तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है? लीगल है, आप इसमें लूप होल्स इस्तेमाल करते हो। ये इल्लीगल है,
ये क्या इसका इंटेंशन क्या होता है कि जो टैक्स है ना उसका बर्डन कम करना, ठीक है? कम टैक्स भरो, प्रॉफिट आप शिफ्ट करो, थोड़ा बहुत टैक्स अपने इंडिया में भी भरा होगा, राइट? तो वो टैक्स को कम करना इसका पर्पस होता है। इसका पर्पस होता है टैक्स भरना ही नहीं है, टैक्स चुरा लेना है, इवेड करना है, ठीक है? फिर इसमें पनिशमेंट आपको नहीं मिलती है, इसमें पनिशमेंट मिलती है। ये इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपका मॉरिशस के थ्रू या ऐसी कंट्रीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है जहां से हमने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है। ये तो दिखाते ही नहीं है कुछ रेंटल इनकम इसमें। देन एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे बता रखा है कि मॉरिशस के थ्रू इन्वेस्टमेंट आना, मॉरिशस यानी कि जैसे वो कंट्रीज जिनके साथ हमने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे रेंटल इनकम नहीं दिखाना कि मैं 3 लाख कमा रही हूँ कॉर्पोरेट जॉब से, लेकिन मेरी एक प्रॉपर्टी भी जिससे मुझे रेंट आ रहा है, तो मैं वो रेंट नहीं गवर्नमेंट को शो कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड ये टैक्स इवेजन, ठीक है? फिर इसके बाद इसका नेचर क्या है, एथिकल डिबेट है और ये क्रिमिनल एक्ट है, इसके बदले आपको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, ठीक है? इसके बाद आ जाओ आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने जो भी टैक्स को रिलेटेड पढ़ा है ना, सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, पिछली 2 वीडियोस में भी, तो उन क्वेश्चंस को भी कवर करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस टैक्स अवॉइडेंस फ्रॉम टैक्स इवेजन? टैक्स अवॉइडेंस टैक्स इवेजन से कैसे थोड़ा अलग है, वो कैसे बता रहा है, देखो। तो टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, टैक्स इवेजन इलीगल है, एकदम सही है। टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स कंसीलमेंट ऑफ इनकम व्हाइल टैक्स अवॉइडेंस यूजेस लीगल लूपहोल्स, एकदम सही है ये भी। टैक्स अवॉइडेंस इज पनिशेबल अंडर लॉ व्हाइल टैक्स इवेजन इज नॉट, ये गलत हो गया क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस आपका पनिशेबल नहीं है, टैक्स इवेजन पनिशेबल है। तो ये थर्ड तो गलत हो गया, तो थर्ड 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 हटाओ, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड वाला आपका कह रहा है कि टैक्स इवेजन में ना आप क्या करते हो, आपकी इनकम जो है ना वो छुपाते हो या जानबूझकर दिखाते नहीं हो, समझ में आ गया? अपनी जो आपकी जो रियल इनकम है वो आप अथॉरिटी से छुपा रहे हो, तो टैक्स इवेजन का मतलब तो यही होता है। टैक्स अवॉइडेंस में आप लोग क्या करते हो, लीगल लूप होल्स यूज करते हो, राइट? तो ये एकदम सही है। देन आ जाओ बेस इरोजन। बेस इरोजन क्या होता है, ये ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है? तो बेस इरोजन का मतलब होता है जब कंपनीज अपना जो टैक्सेबल प्रॉफिट है ना उसको कम दिखाती हैं, टैक्स बेस को आपको घटा देती है ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। मतलब कि जैसे उनकी इनकम है, 100 रुपए प्रॉफिट है, उस पे उनको देना पड़ेगा ना टैक्स, बट वो 100 रुपए ना दिखा के 50 रुपए दिखा रही है, ठीक है? तो वो है आपका बेस। बेस को इन्होंने कम कर दिया, 100 से 50 कर दिया, समझ में आ गया? तो बेस का मतलब है जिस इनकम पर टैक्स लगता है, इरोजन का मतलब है उस बेस को आपने रिड्यूस कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड बेस इरोजन। तो क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग इनकम थ्रू डायरेक्ट टैक्स कट्स बाय गवर्नमेंट, नहीं, आप गवर्नमेंट को थोड़ी दे रहे हो ये चीज। शिफ्टिंग टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम हाई टैक्स ज्यूरिडिक्शन टू लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन, इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्स बेस थ्रू जीएसटी, पॉलिसी टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, तो ये तो है ही नहीं हमारे उसमें, राइट? ये बी इज द राइट आंसर। जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है ना उसको आप लोग कम कर रहे हो, राइट? इसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्राइमरीली एड्रेस, किस लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था? टैक्स इवेजन वाया फेक इनवॉइसेस, टैक्स अवॉइडेंस थ्रू ट्रीटी अब्यूज एंड शेल कंपनीज, ये एकदम सही है। जो टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही थी ट्रीटी अब्यूज के थ्रू, ट्रीटी अब्यूज का मतलब है जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी था ना उसका गलत इस्तेमाल करके साथ ही जो शेल कंपनीज वगैरह स्टैब्लिश कर दे रहे थे, तो इस वजह से गार को लाया गया था, ठीक है? तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे फोर्थ। देखो आपको अगर इसका आंसर नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट भी पता होगा, तभी आपको ये तो पता है थर्ड तो होगा नहीं, करप्शन इन टैक्स डिपार्टमेंट, करप्शन को हैंडल करने के लिए ये क्यों लाएंगे हम, राइट? फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। टैक्स इवेजन का जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से कोई मतलब नहीं है, नाम ही है एंटी अवॉइडेंस, तो टैक्स को अवॉइड करने की बात हो रही है, टैक्स को अवॉइड करने से बचाने की बात हो रही है, तो बी इज द राइट आंसर। देन आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड मेथड्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, इनमें से टैक्स अवॉइडेंस का मेथड कौन सा है? अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, फोर्थ वाले का, ठीक है? ये मैंने आपको बताया ऊपर सारे मैंने बता दिया, टैक्स इवेजन भी टैक्स अवॉइडेंस भी, तो इसका आंसर बताना मुझे आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट आर साइंड टू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मतलब क्या साइन हुआ है, इससे क्या होता है? अलाउ सिटीजन टू पे डबल टैक्सेस अब्रॉड, इससे क्या डबल टैक्स भरते हैं हम लोग? नहीं। प्रिवेंट द सेम इनकम फ्रॉम बीइंग टैक्स्ड ट्वाइस, एकदम करेक्ट। जो इनकम एक जगह से जनरेट हुई है उस पर 2 बार टैक्स ना भरना पड़े मुझे, ठीक है? फिर फैसिलिटेट ओनली ट्रेड बेस्ड टैक्सेशन, गलत। लीगलाइज टैक्स हेवंस, ये भी गलत, तो बी इज द राइट आंसर। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जनरली इन्वॉल्व्स, प्रॉफिट शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है? देखो बेस इरोजन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है मुझे। देखो बेस इरोजन क्या बताया मैंने आपको, आप अपनी रियल इनकम कम बताते हो, राइट? प्रॉफिट शिफ्टिंग इस अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखे तो क्या होगा, तो प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी या कोई इंसान एक हाई टैक्स पेइंग कंट्री से अपना प्रॉफिट लो टैक्स पेइंग कंट्री में शिफ्ट कर लेती है, राइट?
तो वही है, सेंडिंग टैक्स प्रॉफिट्स बैक टू द इन्वेस्टर कंट्री गलत, मूविंग प्रॉफिट्स टू लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन थ्रू सब्सिडरीज ये एकदम सही है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर गलत, मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग शेल फर्म्स गलत। तो ये एकदम सही है, प्रॉफिट को क्या कर रहे हो आप लोग, जहां पे आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है ना वहां पे शिफ्ट कर रहे हो। फिर है इसके बाद स्मगलिंग, हवाला एंड फेक बिल्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ये आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा था मैंने आपसे, फोर्थ, एंड क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर देना आप मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म बीईपीएस स्टैंड्स फॉर, बीईपीएस का मतलब होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये ना आपके पीवाई क्यूज है, ये वाला भी पीवाई क्यू है एंड ये वाला भी पीवाई क्यू है, प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला, ठीक है। तो ये क्या है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये सी वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल डिफर फ्रॉम गार बिकॉज दे, कैसे डिफरेंट है, अप्लाई टू ओनली इंटरनेशनल केसेस, क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल केसेस पे लगता है, गलत। फोकस ऑन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन स्टेटेड इन द लॉ, एकदम सही है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पर लगाया जाता है जो उस लॉ में बताया गया हो, ठीक है। तो सी इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, इनमें से टैक्स अवॉइडेंस का मेथड कौन सा नहीं है, बताना मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा पूछ लिया मैंने आपसे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एंड नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे। नेक्स्ट, गार इज रिलेटेड टू, गार इनमें से किस चीज से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल लॉ गलत, एंटी करप्शन लॉ गलत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या प्रिवेंटिंग टैक्स अवॉइडेंस, बताओ क्या है, प्रिवेंटिंग टैक्स अवॉइडेंस, डी इज द राइट आंसर। देन, ऑफ बजट बोरोइंग रेफर्स टू, ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है, ये मैंने आई थिंक, अच्छा हाँ डेट वाले में मैंने बताया था, आप लोगों को याद आ गया मुझे। तो मुझे बताना इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये तो कॉन्सेप्ट समझाया अभी आप लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए, तो इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ट्वेल्थ का भी, ठीक है। फिर है इसके बाद आर्टिकल 293 प्रोहाइबिट अ स्टेट फ्रॉम बोरिंग विदाउट अ सेंटर कंसेंट इफ, ये भी बताना मुझे क्योंकि ये मैं समझा चुकी हूँ ये टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद लैफर कर्व भी पढ़ लिया था हमने एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दो, द लैफर कर्व सजेस्ट दैट, लैफर कर्व क्या बताता है, बताओ मुझे किसके बीच का रिलेशन बताता है, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए ये चीज, इंक्रीजिंग टैक्स रेट ऑलवेज इंक्रीजेज रेवेन्यू, यानी कि अगर जब जब मैं टैक्स रेट बढ़ाऊंगी मेरा रेवेन्यू तब तब बढ़ेगा, इज दैट करेक्ट, गलत। क्योंकि हमेशा टैक्स रेट बढ़ाने पे हमेशा रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, बल्कि एक पॉइंट के बाद रेवेन्यू डिक्रीज होने लगता है, रेवेन्यू में डिक्रीज आफ्टर अ सर्टेन टैक्स रेट, ये एकदम ठीक है। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल टैक्स रेट टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, बीच का एक होता है टैक्स रेट को इंक्रीज करने के लिए, तो हाँ ऑप्टिमल टैक्स रेट होता है जिससे आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट, लाफर कर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका है, तो ऑब्वियसली पहले ही दिख गया मुझे, टैक्स रेट एंड रेवेन्यू, इनका नहीं है, गलत, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ये नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 15 होगा ना, ये 14 है ना जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये 15 होगा, जिसमें हम लोगों को, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अच्छा ये मुझे चेंज करना है ये भी पूरा चेंज होगा। तो डोंट वरी, ये मैंने ना पहले ही बना रखा था नोट्स की, लेक्चर 12 में ये कराना है, 13 में ये कराना है, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी छोटी कर रही हूँ मैं, तो 30 मिनट्स के आसपास का, इस वजह से। बाकी कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे, नेक्स्ट टाइम से हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इंडिया, पार्ट 15 होने वाला है ये, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन बताना, बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स एंड ये नोट्स अगर आपको परचेज करना है तो इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इकोनॉमी के साथ साथ मैं एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स पे भी काम कर रही हूँ जो मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड बाकी कैसा लगा सेशन बताना मुझे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।